if you remember. How many rules have we done right now? Till now last class तक कितने रूल हमने पढ़ लिए थे? रूल नंबर 10 तक क्लियर हो गया था या 8 या 9 about that, right? Eight. Okay, so we have cleared up till rule number 8. तो रूल नंबर 8 तक मेरे ख्याल से किसी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, होगा भी तो यू कैन क्लियर इट अप। ठीक है, ये समझाने के बाद जब मैं पीडीएफ भेजूंगी उसके नेक्स्ट क्लास विल बी योर डाउट क्लास। तो डाउट क्लास में जिन भी बच्चों को जो भी डाउट होगा दे कैन आस्क मी। ओके, so moving on to further, rule number 9 is, see rule number 9 again जो rule number 8 में बताया था मैंने आपको पहले ही। ठीक है, कुछ चीजें जो होती हैं जैसे एवरी वन या एवरी पर्सन या एवरी बडी, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको अब जब भी सेंटेंस में लगाते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल आपका जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए था, ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए था, अगर आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ भी है, द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज व्हेन द जेंडर और सेक्स इज नॉट मेंशन्ड हेयर, what you will do, you will use the pronoun of the masculine gender. This is according to the old rule. ठीक है, ये ओल्ड रूल के हिसाब से यही आपका रूल था कि जब आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किस जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तब एवरीबडी, एवरीवन या एनीबडी, ईच पर्सन, इस टाइप का अगर कोई वर्ड आपके सेंटेंस में यूज हो रहा है, यू वुड बी यूजिंग द प्रोनाउन फॉर मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, मतलब मेल जेंडर के लिए ही, हिम या हिज वाले जो प्रोनाउंस होते थे वो प्रोनाउन आप यूज करते थे। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू जेंडर ऐसा कुछ रूल जो है, ये रूल जो है बहुत स्पेसिफिकली कंट्रोवर्सी हो गया है। इसीलिए जब आप कहीं भी बात करते हैं इन योर कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कॉन्वर्सेशन के दौरान आप कभी कोई बात करते हैं किसी से, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल जब ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच, तो इस टाइप के रूल्स में होता क्या है कि जब फेमिनाइन या मस्कुलाइन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तब आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। प्लूरल प्रोनाउन कौन से? देम, दे, देयर, देयर्स, ये सारे प्रोनाउन आप यूज करते हैं इफ यू डोंट नो द जेंडर। ठीक है, आप अगर किसी का जेंडर नहीं जानते हैं, ठीक है, कि मेल है या फीमेल है, तो उस केस में आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, बट इफ द स्पेसिफिकेशन इज मेंशन्ड, अगर आपको पता है कि एवरीवन या एनीवन में मेल है या फीमेल है, तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाइड प्रोनाउन यूज होंगे। अगर जेंडर स्पेसिफाई किया हुआ है तो जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन यूज होंगे। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द गर्ल्स इन दिस प्रैक्टिस। इसका मतलब यहाँ पर पूरी टीम में क्या है, सिर्फ गर्ल्स हैं, तो उस केस में आपका जो अगर यहाँ प्रोनाउन लगेगा तो फेमिनाइन जेंडर वाला प्रोनाउन लगेगा। फेमिनाइन जेंडर वाला प्रोनाउन क्या? शी, हर या फिर हर्स। ठीक है, कोई भी केस में यहाँ पर जो भी आपका जेंडर स्पेसिफाइड रहेगा वही चीज रहेगा। जेंडर स्पेसिफिक रूल्स में और भी एक चीज है, ठीक है, देखिए बहुत सारे जो पोस्ट होते थे हमारे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्मी जनरल्स या फिर आर्मी मेन हुआ करते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू बी एन आर्मी प्रोफेशनल। ठीक है, लेकिन आजकल जो है यू कैन नॉट से, मतलब आप पूरी आर्मी को या पूरे आर्मी पर्सन जितने भी लोग हैं आर्मी में काम कर रहे हैं उन्हें आप आर्मी मैन नहीं बोल सकते हैं, जो कि आप पहले बोल सकते थे। राइट नाउ इफ यू वांट टू बी अ जेंडर स्पेसिफिक एंड नॉट बीइंग कॉल्ड ऑन योर कंट्रोवर्शियल कमेंट, तो वहां पर आपको आर्मी पर्सनल या फिर आर्मी जो आर्मी पर्सन, ठीक है, द पर्सन आर्मी पर्सन या आर्मी पर्सनल आपको मेंशन करना होगा। इसका मतलब वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं, डजंट मैटर इफ दे आर मेल और फीमेल। या फिर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अ पोजीशन, जैसे हमारा प्राइवेट कंपनीज के या जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उसमें भी कई बार चेयरमैन होते थे। ठीक है, हमारा जो पोजीशन हुआ करता था चेयरमैन होता था, क्योंकि उस पोजीशन पे फीमेल्स को जाना अलाउड नहीं हुआ करता था, या दे वर नॉट कंसिडर्ड टू बी
good enough for that position, लेकिन from last 2 or 3 decades, ठीक है, कुछ 10 20 30 सालों में बहुत सारे फीमेल्स हैं जो कि उस पोजीशन को एक्वायर किए हैं और बहुत अच्छे से वो लोग उस पोजीशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए उस पोजीशन का जो नाम है वो जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि वो चेयरमैन नहीं कह सकते हैं, आप चेयर पर्सन कहेंगे। ठीक है, chairman is only valid when there is a man at that position। अगर कोई फीमेल है तो आप वहां पर चेयर वुमेन या फिर मैन नहीं कह सकते, वो पोजीशन चेयर पर्सन कहलाएगी। दैट मीन्स द पर्सन हु इज ऑन दैट पोजीशन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो जेंडर न्यूट्रल वर्ड, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं गूगल पे। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10 जो है आपका, दैट इज व्हेन द प्रोनाउन वन इज यूज्ड, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट then just write it in the chat box, or you can raise your hand. I will allow you to mute yourself, then you can ask the question. When the pronoun one is used, it must be followed by one। वन जो है, पहली बात तो ये कि ये प्रोनाउन की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर देखिए वन होता क्या है, एवरी वन या फिर एनी वन वाला जो सिचुएशन होता है उसमें एवरी और एनी को हटा के हम लोग सिर्फ वन लगाते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अगेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव स्विच्ड ऑन देयर कैमरास, सभी ने स्विच ऑन कर दिया है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। and there are also a lot of students who have not connected their audio। पहले ही बता दे रही हूँ, जिनका भी ऑडियो कनेक्ट नहीं है या वीडियो ऑन नहीं है उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। लेट मी जस्ट, जो कैमरा ऑन नहीं किए हैं या ऑडियो कनेक्ट नहीं किए हैं उन्हें अटेंडेंस नहीं मिलेगा। At least connect your audios if you have any problems with the cameras, at least connect your audios। और सबके घर में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एटलीस्ट 10 स्टूडेंट को मैं मान भी सकती हूँ कि 10 स्टूडेंट्स आर हैविंग सम इश्यूज एट देयर नेटवर्क इश्यूज, या फिर कोई घर में परेशानी है, इस वजह से काम वाम चल रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है, प्लीज कनेक्ट योर कैमराज एंड ऑडियो। ये मैसेज मैंने स्क्रीन जो है फ्लिकर कर रहा है, गिव मी अ मिनट, आई विल री शेयर द स्क्रीन। नहीं, ये बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है, गिव मी अ मोमेंट, आई विल शेयर इट अगेन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ही फ्लिकर कर रहा है। Okay, so let me share it
to the another device. Yes, so as I was telling कि आपका जेंडर न्यूट्रल जो रहता है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड जो रहता है वो आप मेरा वॉइस क्लियर नहीं है. इज देयर एनीवन एल्स हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम? कोई और स्टूडेंट है जिसको मेरा ऑडियो में कोई एरर दिख रहा है? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है या मेरा वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है? ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी इश्यू, ठीक है, अगर बहुत बच्चों को होगा तो मैं रिकनेक्ट करके अपना ऑडियो देख सकती हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इधर इश्यू नहीं लग रहा है मुझे. ओके. बच्चे क्लियर नहीं है का क्या मतलब है? मतलब बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या कोई? लेट मी जस्ट रिकनेक्टेड. ठीक है. ओके, इज इट नाउ क्लियर? बच्चे नोट्स आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई विल आल्सो शेयर द पीडीएफ विद यू. ठीक है, आपका जो नोट्स रहेगा आप चाहो तो बना सकते हो. देखो नोट्स में क्या होता है, मैं जो समझा रही हूँ ना वो भी आप नोट डाउन करके लिख सकते हो ताकि आपको बाद में फिर रिमेम्बर रहेगा. ठीक है, याद रहेगा कि मैंने क्या चीज समझाई थी. अदरवाइज फिर उसमें क्या हो जाता है कि मैं जो चीज समझाई थी वो फिर भूल जाओगे. ठीक है, क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर दूंगी लेकिन उसमें वो सारी चीजें नहीं गिवन होंगी जो जो मैं समझा रही हूँ. ठीक है. So let me share the screen from here. Okay, so we were at rule number 10. Yes, rule number 10 is yes. पहली बात तो जैसे मैं बता रही थी कि वन को जो है जैसे एवरीवन लिखते हैं या एनीवन लिखते हैं उसकी जगह हम सिर्फ वन लिख सकते हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीवन और एनीवन हम सिर्फ वन लिखकर उसको डोनेट कर सकते हैं. दोनों का ही मीनिंग सेम रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्शन यहाँ पर क्या करना है कि जब आप वन लिखते हैं या एवरीवन लिखते हैं, ठीक है, जब एवरीवन लिखते हैं या एनीवन लिखते हैं उस केस में आपका जो प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, वो प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है. यानी कि देयर, दे या फिर देम, इस टाइप के प्रोनाउन आप यूज करेंगे. लेकिन जब आप वन लिखते हैं तो उस केस में जो आपका प्रोनाउन यूज होता है दैट इज वन. ठीक है, ही मस्ट फिनिश हिज लंच इन टाइम. ठीक है, हिज नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर वन गिवन है, तो वन मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है. तो हमें यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन यूज करना है विच इज वन मस्ट फिनिश वंस लंच इन टाइम. दिस इज योर जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन. ठीक है, अगर आपका जो वन है वो मेल को रेफर कर रहा है या फीमेल को रेफर कर रहा है, उन सभी के लिए आप वंस लिख सकते हैं प्रोनाउन में. अंडरस्टूड? If you are having any doubt, just let me know. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विद द रूल नंबर 11. रूल नंबर 11 कहता है कि अगर आपका कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई काम खुद के ऊपर करते हैं, यानी कि जो काम कर रहा है वो भी आप हैं और जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है काम का वो भी आप ही हैं. यस बच्चे बोलिए, क्या डाउट है? आदित्य, Aditya, are you able to unmute yourself? हेलो मैम. बच्चे आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा है. जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख दो. ठीक है, आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है.
Hello. Yes, ma'am. ओके, सो एज आई वाज टेलिंग, जो भी डाउट्स हैं आपके वो यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर अच्छा वन मोर डाउट इज देयर। Hello, ma'am. ओके, 1 मिनट। यस, इज देयर एनी इशू रिगार्डिंग एनीथिंग? जो भी आपको डाउट है बच्चे वो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में लिख के, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी डाउट है। ऑडियो अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है। यस, अजीत कुमार। मेल फीमेल नहीं पता है तब आप वन कैसे यूज करेंगे बच्चे? उसी के लिए वन यूज होता है। जब आपको नहीं पता है कि मेल के लिए यूज हो रहा है या फीमेल के लिए यूज हो रहा है, या आपको मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करना है, उस सभी केसेस में आप वन या फिर एवरीवन यूज कर सकते हैं। और आपका प्रोनाउन जो यूज होगा, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा उसके साथ वो वन यूज होगा, ठीक है। वन के साथ जब आप वन मस्ट फिनिश या वन के साथ आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी सेंटेंस में वन लिखा हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तो उसके लिए जो आप प्रोनाउन लगाएंगे वो हमेशा वंस ही लगाएंगे, ठीक है। ये वंस वाला जो प्रोनाउन होता है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। वंस लंच का मतलब उसका लंच, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी पर्सन हो, उसका लंच उसे टाइम पे फिनिश करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर ना ही मेल को पर्टिकुलरली कहा जा रहा है ना ही फीमेल को कहा जा रहा है, दोनों को ही कहा जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको वन यूज कर सकते हो और वन के साथ यहाँ पर प्रोनाउन जो यूज होगा वो वंस यूज होगा, ठीक है। यस, रूल नंबर इज दैट जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर आप सब्जेक्ट भी खुद ही है, ठीक है, एक ही पर्सन सब्जेक्ट भी है और उसी के ऊपर जो वर्ब है वो उसका इफेक्ट भी पड़ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस का वो पर्सन या वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग जिसके ऊपर आपका वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव स्विच्ड ऑफ द फैन, ठीक है, मैंने स्विच ऑफ किया तो फैन के ऊपर इफेक्ट पड़ा, ठीक है। फैन आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में कि फैन जो है वो ऑफ हो गया। किसने किया? मैंने किया, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि सब्जेक्ट भी मैं ही रहूंगी और ऑब्जेक्ट भी मैं ही रहूंगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर ये कोई भी आप वर्ब उठाएंगे जो यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है, इंजॉय, ठीक है, या फिर आप प्राइड लेंगे तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ मतलब मैं खुद के ऊपर बहुत मुझे खुद के ऊपर बहुत गर्व है। तो इस टाइप के जो आपके नाउन्स होते हैं, सॉरी इस टाइप के जो आपके वर्ब होते हैं, इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और ट्रांजिटिव वर्ब के लिए जब भी सेंटेंस में प्रोनाउन लगेगा तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, या अगर प्लूरल में है, एक से ज्यादा है, तो आर सेल्फ और देमसेल्फ। ये सारे प्रोनाउन ही आप यूज करेंगे अगर आपके सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हमेशा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है, शी एब्सेंटेड, सॉरी एब्सेंट नहीं होगा, रिमूव्ड होगा। आई कैन नॉट करेक्ट इट फ्रॉम हियर, यहाँ पर एडिट नहीं होता है, बट अगर आप सेंटेंस यहाँ पर लिखना चाहो तो मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में दिखा सकती हूँ लिखकर कि शी रिमूव्ड फ्रॉम द मीटिंग। तो यहाँ पर ये दोनों ही केस में आपका जो सेंटेंस है करेक्ट है। अगर ये रिमूव्ड वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होने का क्या मतलब हुआ
कि मुझे पे इफेक्ट पड़ना चाहिए था। ट्रांजिटिव होने का मतलब जिसके ऊपर जो यहाँ पर है पर्सन, जिसके ऊपर यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया गया है, उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, या फिर अगर लिखा रहता कि शी वॉज रिमूव फ्रॉम द मीटिंग, तो मतलब किसी ने उसको रिमूव कर दिया था मीटिंग से, तो ये जो सेंटेंस होता वहां पर शी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बनाना है मुझे, सॉरी ट्रांजिटिव बनाना है इस वर्ब को, ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना होगा। लेट मी राइट द सेंटेंस एंड जो करेक्ट फॉर्म होगा वो ये होगा, शी रिमूव्ड हरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, मतलब उसने खुद ही को मीटिंग से रिमूव कर लिया। ठीक है, तो दिस वर्ब नाउ बिकम्स ट्रांजिटिव एंड हरसेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव वर्ब, जो हमेशा आपके ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज होना चाहिए। ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस जया। मैम फर्स्ट एग्जांपल रॉन्ग है। हाँ यस बच्चे, वो रॉन्ग है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। शी एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग या शी रिमूव्ड फ्रॉम द मीटिंग, वो पहला सेंटेंस जो है ये यहाँ पर या तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए था या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तभी आपका ये सेंटेंस जो है इसका मीनिंग कन्वे होगा। अदरवाइज ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली भी और सिमेंटिकली भी। ओके मैम। यस, एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट है? यस अंशु। मैम इसी सेंटेंस को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं? वही तो बताया बच्चे, शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ मैम ने आपने बताया ना, सी रिमूव्ड हरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। तो शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, यहाँ पर गिवन है, करेक्ट फॉर्मेट नीचे गिवन है सेकंड वाले लाइन में। ठीक है मैम। ओके, यस, एनीवन एल्स? अच्छा, यहाँ पर भी एक डाउट है। यस, एक्विट, एक्विट मतलब एक्विट मतलब जान पहचान करना एक तरह से। ठीक है, आप बता रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, एक्विजिशन या फिर एक्विट करने का मतलब होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जान रहे हैं, किसी की जानकारी। यस, अवेल। ठीक है, एक्सर्ट एंड अवेल, एक्सर्ट का मतलब होता है प्रेशर एक तरह से डालना। ठीक है, या फिर एक्सर्ट करना मतलब कि आप उसे फोर्स कर रहे हैं, एक तरह से फोर्सफुली कोई चीज अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, अवेल का मतलब अवेलेबल होना। ठीक है, आप अवेलेबल हैं या नहीं। यस, ये आपका हिंदी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। यस आनंद, ये आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सही है, वही चीज मैं समझा रही हूँ। एक्विट का मतलब किसी जानकारी को गेन करना। ठीक है, एक्वायर करना। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया इस रूल नंबर 11 में। और किसी को कोई और डाउट? ओके, सो इन नथिंग देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, अगर कोई डाउट नहीं है तो। रूल नंबर 12 इज, जहां पर वर्ड हु यूज हो रहा है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और जहां पर हुम यूज हो रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो सब्जेक्ट है या जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलती हूँ कि हु गेव यू दैट बैग, तो इसका मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि किसने तुम्हें वो बैग दिया। ठीक है, एंड टू whom डिड यू गिव द बैग, मतलब तुमने वो बैग किसको दिया। ठीक है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या हो जाएगा। हु गेव यू दैट बैग का मतलब होता है कि तुम्हें वो बैग, तुम्हारे पास वो बैग है। ठीक है, मतलब तुम ऑब्जेक्ट हो, यानी कि किसी के काम करने पर तुम पे इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा कि तुम्हें एक बैग मिला। ठीक है, और जिसने दिया वो सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसने काम किया,
तो हु यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट डोनेट कर रहा है ये। और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि टू whom हैव यू गिवन द बैग, मतलब कि तुमने वो बैग किसको दिया, ठीक है, यानी कि तुम कोई काम कर रहे हो, तुमने बैग दिया, मतलब तुम वहां पर सब्जेक्ट हो, ठीक है। किसको दिया, whom जो है वहां पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जिसने आपको जिसने आपका बैग लिया, या फिर जिसने आपको आपने बैग जिसको दिया, ठीक है। तो इफेक्ट उस पे पड़ रहा है, तो whom जो होता है वो आपका सब्जेक्ट रेफर सॉरी ऑब्जेक्ट रेफर करता है जिसपे इफेक्ट पड़ता है किसी के काम का। और हु जो होता है, WHO हु जो होता है, वो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव और डिनोटेटिव ऑफ योर सब्जेक्ट, जहां पर वो बंदा जो काम कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो दे रहा है या इंफॉर्मेशन मांगता है इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर वन मोर थिंग, यहाँ पर और एक चीज मेंशन है इसी सेम रूल में कि whom जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। whom इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि वो तो ऑब्जेक्ट को तो डिनोट करता ही करता है, ऑब्जेक्ट के लिए वो प्रोनाउन भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किस तरह, एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो सकता है, यानी कि जो काम किया जा रहा है, whom should I call, किसे मैं कॉल करूं, तो वो काम किस पे करना है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वर्ब से रिलेटेड है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन होगा जिससे रिलेटेड आपका वो प्रोनाउन जिससे रिलेटेड आपका whom रहेगा। तो फ्रॉम whom डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन, मतलब फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है, उससे रिलेटेड क्या है, whom रिलेटेड है उससे, ठीक है। तो whom आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपके स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉट रूल्स के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको पूछना जाएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन क्या है, बस आपको इतना पूछा जाएगा कि whom या फिर who जो है उसे कहाँ प्लेस किया जाए। तो आपको पता है कि who जो है वो आपका सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना है। whom जो है, WHOM whom जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसे ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है, ठीक है। इस रूल में किसी को कोई डाउट, रूल नंबर 12 में? Okay, so if you are not having any doubt, let's move on quickly. Rule number 13 says कि अगर आप दो सब्जेक्ट को एक साथ सेंटेंस में जोड़ रहे हैं और कनेक्ट करने के लिए आइदर और, नाइदर नॉर, एंड या फिर और यूज कर रहे हैं, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और यूज कर रहे हैं, ये तीनों चीजें अगर आप सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन आपका सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। प्रोनाउन प्लूरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइदर और, नाइदर नॉर या और, ये तीनों चीजें आपकी यूज होती हैं कि जितने ऑप्शंस हैं आपके पास या जितने ऑप्शंस आपको गिवन है वो उसमें से कोई एक ही चूज होगा आपके पास, ठीक है, या एक ही चूज आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस देखिएगा, इनकरेक्ट तो आप देख ही रहे हैं। आइदर सीता और रीता विल गिव हर बुक, यानी कि या तो सीता आपको बुक देगी या फिर रीता आपको बुक देगी, दोनों नहीं दे सकते हैं, दैट इज नॉट द ऑप्शन। बट दोनों ना दे आपको बुक, नाइदर सीता नॉर गीता विल गिव यू हर बुक या गिव हर बुक, यानी कि सीता भी नहीं देगी, रीता भी नहीं देगी, तब आप नाइदर नॉर यूज करिएगा। सीता और रीता विल बी प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि या तो सीता प्रेजेंट रहेगी या फिर रीता, दोनों में से कोई एक ना एक क्लास में पक्का प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दैट इज व्हेन यू आर गिविंग एन ऑप्शन, जिसमें से एक कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो आइदर और या फिर और, दोनों का सिमिलर केस होता है, बट और जो होता है वो पूरे क्लॉज को या पूरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी यूज हो सकता है।
बट आइदर और जो होता है वो आपका 2 यूनिट या फिर 2 चीज के कंपैरिजन के लिए यूज, 2 यूनिट ही चूज करने के लिए यूज होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, टी का या फिर कॉफी का, तो टी का कॉफी का 2 ऑप्शन है मेरे पास, तो आइदर यू कैन हैव अ टी और यू कैन हैव अ कॉफी, दैट इज योर आइदर और का यूज। ठीक है, वुड यू लाइक अ टी और कॉफी, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन बस आपने और लगा दिया है, आइदर नहीं लगाया है। इसका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ओनली द स्ट्रक्चर विल चेंज। आप दोनों को एक्सचेंज करके यूज कर सकते हो, बट आपका स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए बस। नाइदर का यूज तभी आपका होगा जब आपका दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना है। नाइदर आई लाइक कॉफी नॉर आई लाइक टी, ना ही मुझे चाय पसंद है ना ही मुझे कॉफी पसंद है। तो दोनों केस में जब ना रहेगी, नेगेटिव रहेगा, तब नाइदर नॉर यूज होगा। वन मोर थिंग, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो या फिर और हो, इन तीनों सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन हमेशा 2 ही रहेंगे, 2 से ज्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है। अगर आप आइदर और सेंटेंस में यूज कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए, नाइदर नॉर कर रहे हो या फिर और कर रहे हो, ऑप्शंस हमेशा आपके पास 2 ही रहेंगे, 2 से ज्यादा ऑप्शंस आप नहीं रख सकते हो। अगर आप 2 से ज्यादा ऑप्शन रखते हो तो आप आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और का यूज नहीं कर सकते हो। आप एंड का यूज कर सकते हो, कॉमास लगा सकते हो 2 से ज्यादा जब रहेंगे, या फिर आप नन या ऑल इस टाइप के चीजों को यूज कर सकते हो। बट आइदर और, नाइदर नॉर और ये चीजें हमेशा 2 यूनिट ही रहने चाहिए आपके पास, तभी यूज होंगी। 2 से ज्यादा जहां ऑप्शन रहे वहां पर ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते हो। ओके, एनी डाउट इन रूल नंबर 13? यस अज्वल। मैम 13 नंबर रूल में तो दिया है ना, इफ टू और मोर सिंगल नाउन्स, मतलब 2 से ज्यादा। नहीं, 2 से ज्यादा यहाँ सिंगुलर नाउन लगते नहीं है, ठीक है। 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन जो रहता है उसमें आइदर और, नाइदर नॉर, और लग सकता है भले, लेकिन आइदर और, नाइदर नॉर तो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आइदर के बाद एक ऑप्शन और के बाद एक ऑप्शन, यही एक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आइदर और नाइदर नॉर में, ठीक है। और आपका भले हो सकता है कि आप कॉमास लगा के वहां पर 2 से ज्यादा ऑप्शन डाल दो, बट नाइदर नॉर और आइदर नॉर में, नाइदर नॉर में, इन दोनों चीजों में आपका कभी भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं लगता है। अंडरस्टूड? ओके मैम। ओके, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे फॉर्म करना है 13 नंबर में? और किसी को कोई डाउट? ओके, तो यस अकबर, क्या डाउट है आपको? बच्चे अनम्यूट आपको, हाँ मैंने अलाउ कर दिया है, अनम्यूट करिए खुद से। Yes, ma'am. Ma'am, if one is male and other is female, the pronoun used will be there. Yes, if you want to be gender neutral, तब आपको प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करना होगा वहां पर, ठीक है। अगर Yes, आपका आइदर और या नाइदर नॉट वाला सिचुएशन है, और जैसे यहाँ सीता रीता दोनों ही फीमेल हैं, तो अगर आपका यहाँ पर प्रोनाउन लग रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू बोथ फीमेल ही लगेगा, ठीक है, लेकिन सिंगुलर लगेगा। और यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन नहीं लगाने की जगह अगर आप सिंगुलर लगाएंगे, तो सिंगुलर में जैसे प्लूरल में आपका देयर लगता है, तो सिंगुलर में इट लग सकता है, या आइदर और वाला जो सिचुएशन है जिसमें मेल फीमेल दोनों रहेगा, वहां पर या तो प्लूरल रहेगा या फिर सिंगुलर, सिंगुलर में इट भी लग सकता है, ठीक है। जैसे कुछ टाइप ऑफ सिचुएशंस होते हैं जहां पर आपका प्रोनाउन जो है मेंशन रहता है, ठीक है, वहां पर आपको जो आगे लगा हुआ है ना, कभी कभी कुछ सिचुएशंस में अगर ऐसा सिचुएशन रहे जहां पर आपका जो अलग अलग जेंडर यूज हो रहा है आइदर और में, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आगे लगा हुआ है आइदर के साथ जो ऑप्शन गिवन है
उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आपका हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो उसके हिसाब से लगेगा, आपका जो प्रोनाउन लगेगा वो उसके हिसाब से लगेगा, बट नॉट इन एवरी केस। ठीक है, नॉट इन एवरी केस, इसीलिए या वहां पर ये चीज मेंशन नहीं की गई है। कॉमा लगा के अगर आप ऐड करते हैं और के साथ अगर आप ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ, वही चीज मैं बता रही थी बच्चे, अगर आपका यहाँ पर जो दो सिचुएशन यूज हो रहा है, ठीक है, अगर आपको देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल, जो नया रूल है उसमें जब जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन यूज करना होता है तो आप देयर ही लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर राम सीता यूज हो रहा है, तो आइदर राम और सीता विल गिव देयर बुक टू यू। ठीक है, यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देयर लगना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ जेंडर सेम है, ठीक है, यहाँ जेंडर से रिलेटेड देखो कोई बात नहीं लिखी गई है। रूल नंबर 13 अगर पूरा पढ़ोगे, जेंडर से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी गई है, सिर्फ इतना लिखा गया है कि आपके पास दो ऑप्शन गिवन रहेंगे या दो से ज्यादा जो ऑप्शन गिवन रहेंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए आइदर और या नाइदर नॉर या और लगा हुआ है, तो प्रोनाउन आपका सिंगुलर रहेगा। अगर मान लीजिए कि कॉमा के थ्रू आपका कनेक्टेड है, ठीक है, और वाले सिचुएशन में अगर हम देखें कि कॉमा से रिलेटेड आपका कनेक्टेड है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर मैं एक फॉर्म करके आपको बताऊं कि सीता, रीता और गीता विल गिव यू हर बुक। ठीक है, इस सिचुएशन में भी आपका नाउन सिंगुलर इसी तरह रहेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन में से कोई एक ही आपको बुक देगा। ठीक है, इतना याद रखना, चाहे आप दो ऑप्शंस लगा रहे हो, चाहे आप कॉमा लगा के दो से ज्यादा ऑप्शन लगा रहे हो, उस सिचुएशन में जब आइदर और नाइदर, नाइदर नॉट तो नेगेटिव है, मतलब कि कोई नहीं देगा। ठीक है, आइदर और में दो ही ऑप्शन रहना चाहिए, तो दो में से कोई एक देगा। और वाले सिचुएशन में अगर आपका एक से ज्यादा या कॉमा लगा के आप तीन वर्ड्स को या तीन नाउन को इकट्ठा लिख रहे हो, तो उस सिचुएशन में कोई एक ही होगा जो आपको बुक देगा। तो इसी वजह से वहां पर आपका जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर के लिए लगता है। बच्चे जेंडर के लिए इसीलिए करेक्ट है वहां पर यूज करना प्लूरल, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल जब रखना होता है आपको, जब आपका जो जेंडर रहता है, ठीक है, जब जेंडर स्पेसिफिक नहीं करना है, हिज और हर लिखते हैं ना, जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन रहता है, ही शी हिज हर स्लैश करके लिखा रहता है, अगर वो ना लिखे तो उसकी जगह देयर लिख सकते हैं। दैट इज वेरी मच करेक्ट इन जनरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जहां पर आप ही शी स्लैश करके ना लिख सके, बट क्योंकि आप एक सेंटेंस जब बनाते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है, जब कम्युनिकेशन के दौरान कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो जनरल वे में जब मैं बोल रही हूँ तब मैं ही शी लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर मैं अगर कोई क्वेश्चन दे रही हूँ आपको इंटरव्यू के एप्टीट्यूड एग्जाम में, तो वहां पर कभी भी आप कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखोगे जहां पर ही स्लैश शी लिखा है या फिर हर स्लैश हिज लिखा है, वैसा सिचुएशन नहीं रहता है। तो उस केस में आपका जेंडर न्यूट्रल जो नाउन रहेगा वो हमेशा देयर रहेगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली यूज, those pronouns are basically used for general neutrality। ठीक है, जेंडर जहां पर स्पेसिफाई नहीं करना है उस केस में वहां पर आप देयर लगा सकते हो। इट्स इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि इट्स बेसिकली आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के लिए इट्स नहीं लगता है। ठीक है, तो उस केस में आपका ह्यूमंस जब रहेगा, जब तक आपका कलेक्टिव नाउन मेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर कलेक्टिव नाउन मेंशन हो रहा है तब आप एक कहीं एक सिचुएशन में लगा भी सकते हो, बट अगर आपका कलेक्टिव नाउन मेंशन नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन मेंशन है या फिर एक से ज्यादा कॉमन नाउन मेंशन है, तो उस सिचुएशन में आप इट्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 14, रूल नंबर 13 में अगर अभी भी डाउट है तो यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। Rule number 14 is when a singular or
व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन आर ज्वाइंड बाय और नॉर, ठीक है, जब एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों, जहां पर देखिए ऊपर वाले केस में क्या था, रूल नंबर 13 में क्या था कि दोनों ही जो नाउन थे वो सिंगुलर थे। यहाँ पर एक नाउन सिंगुलर है, एक नाउन आपका प्लूरल है, उस केस में क्या होगा कि प्रोनाउन आपका हमेशा प्लूरल रहेगा। दिस इज द रीजन व्हेन यू वांट टू बी जेंडर स्पेसिफिक और व्हेन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, ठीक है, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो और आप किसको चूज करें नहीं पता रहता है, तो आप बेसिकली प्लूरल की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको अगर आप देखें तो ईदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर हिज ड्यूटी नहीं आना चाहिए बिकॉज देयर इज वन नाउन दैट इज प्लूरल। टीचर्स जो है यहाँ पर सेकेंड नाउन जो है वो आपका प्लूरल है, तो उस केस में आपको जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल लगाना पड़ेगा। ईदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रूल नंबर 13 एंड 14 जो है कनेक्टेड है आपस में। 13 में बस इतना है कि जितने भी नाउन वहां पर मेंशन होंगे वो सिंगुलर होंगे। 14 नंबर रूल में एक नाउन आपका सिंगुलर है, एक नाउन आपका प्लूरल है। अंडरस्टूड? 13 14 में अभी भी किसी को कोई डाउट? Okay, so since there is no doubt, let's move forward with rule number 15. ये रूल तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे इफ यू रिमेम्बर योर लेसन फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन में जब प्रोनाउन पढ़े थे तो ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी। हुज जो होता है, हुज आपका लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है हमेशा। विच जो होता है वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि whose book is this, इसका मतलब कि उस बुक का ओनर कौन है, वो बुक किसकी है, ये पूछ रही हूँ, ठीक है। और which book is this, इसका मतलब मैं बुक का नाम पूछ रही हूँ, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स, और यही स्टेटमेंट जो है बहुत बड़ा डिफरेंस कर लेता है। अगर मैं पूछूं कि whose लैपटॉप इज दिस, इसका मतलब किसका वो लैपटॉप किसने खरीदा है या वो लैपटॉप किसके नाम का है, कौन यूज करता है वो लैपटॉप, ये सभी आंसर उसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। दैट मीन्स द पर्सन हु इज यूजिंग दैट लैपटॉप, उसका आंसर होगा हुज में, ठीक है। हुज लैपटॉप इज दिस। अगर मैं पूछूं कि विच लैपटॉप इज दिस, इसका मतलब मैं लैपटॉप का नाम या लैपटॉप के मॉडल का नाम या लैपटॉप के कंपनी का नाम या उसके कुछ भी फीचर जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली लैपटॉप के बारे में पूछ रही हूँ। अगर मैं हुज पूछूं तो लैपटॉप किसका है ये पूछ रही हूँ। तो हुज आपका यूज होता है लिविंग थिंग के लिए, लिविंग पर्सन के लिए बेसिकली। विच यूज होता है आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, यहाँ इनकरेक्ट नहीं है कोई भी सेंटेंस। विच बुक डिड यू सेलेक्ट, इसका मतलब कौन सी बुक, मतलब बुक का नाम पूछ रहा है वो, कौन सी बुक तुमने सिलेक्ट की। हुज बुक इज लाइंग देयर, किसकी किताब वहां पर पड़ी हुई है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। हुज में मतलब बुक किसकी है, किस पर्सन की वो बुक वहां पर रखी हुई है। विच बुक मतलब कौन सी बुक, बुक का नाम, ठीक है। एनी डाउट इन रूल नंबर 15? रूल नंबर 15 में कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 ये कहता है विच वर्ड्स लाइक ईच अदर, ठीक है। ईच अदर जब आपको यूज करना होता है सेंटेंस में, तब आपके पास सब्जेक्ट में दो ही लोग रहते हैं, ठीक है। इफ आई एम सेइंग दैट सीता एंड रीता हेट ईच अदर और डोंट लाइक ईच अदर, तो यहाँ सीता और रीता दो ही नाउन है मेरे पास सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जब मेरे पास दो से ज्यादा नाउन हो जाते हैं, ठीक है, लाइक ऑल द स्टूडेंट इन दिस क्लास
सपोर्ट वन अनदर। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट है सारे क्लास में, दो से ज्यादा सब्जेक्ट है पूरे क्लास में। ठीक है, क्लास के स्टूडेंट्स तो दो नहीं है, दो से ज्यादा है। तो उस केस में जब दो से ज्यादा सब्जेक्ट रहेगा आपके पास या ऑब्जेक्ट रहेगा, तब आप वन अनदर यूज करेंगे। जब आपके पास सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का नाउन बेसिकली आपका दो से ज्यादा रहेगा, तब आप वन अनदर यूज करते हैं। एग्जाम्पल में अगेन यहाँ दोनों एग्जाम्पल करेक्ट हैं। राम एंड सीता लव्ड ईच अदर एंड दो 6 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब दो सब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है, दो नाउन एक साथ रेफर कर रहे हैं, उनके आपस का रिलेशन बता रहे हैं, तो ईच अदर होगा। जब दो से ज्यादा सब्जेक्ट रहेंगे और उनके बीच का रिलेशन बता रहे हैं, तब वन अनदर रहेगा। एनी डाउट इन रोल नंबर 16? ओके, सो मूविंग ऑन रूल नंबर 17। कोई भी डाउट होता है जस्ट राइट इट इन चैट बॉक्स। ठीक है, या हैंड रेस कर लीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको। रूल नंबर 17 says when a pronoun refers to collective noun। ठीक है, जब कोई कलेक्टिव नाउन, देखो जैसे मैंने कहा था कि इट्स कहाँ पर यूज होता है लोगों के लिए, जब आपका कलेक्टिव नाउन जो है, ठीक है, वो एक साथ कोई काम करता है। ठीक है, जैसे हमने रूल नंबर 2 या रूल नंबर 2 था शायद हमारा, या 5 था पता नहीं, पहले इस कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने बताया था। तो कलेक्टिव नाउन में जब आपका जो यहाँ पर रेफरेंस रहता है वो सिंगुलर का रहेगा, तब वहां पर सिंगल के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए गिवन है, एग्जाम्पल के लिए गिवन है यहाँ पर कि फॉर द ज्यूरी, फॉर एग्जाम्पल द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पर इट्स यूज हुआ है क्योंकि ज्यूरी मतलब पूरा ज्यूरी जो है उसने साथ में डिसाइड किया है कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। तो इट्स वर्डिक्ट यहाँ पर लगाया जा सकता है, दिस ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, बट अगर आपका आपस में जो है वो नहीं पट रहा है या आपस में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन ले लेना। ठीक है, वर्डिक्ट का मतलब उससे गुनहगार पैदा साबित किया कि नहीं किया, अगर गुनहगार है तो कितने साल की सजा दी, वो सारा वर्डिक्ट में आता है। ठीक है, वर्डिक्ट मतलब उन्होंने अपना जो भी डिसीजन लिया है अकॉर्डिंग टू द केस। ठीक है, मान लीजिए किसी पे अगर चोरी का इल्जाम चल रहा है तो उसने चोरी की है या नहीं की है, और चोरी अगर की है तो कितने साल की उसे, कितने महीनों की सजा मिलेगी, कितना उसको बेल के लिए कितना पैसा वगैरह, वो सारी चीजें जो भी वो कोर्ट में डिसाइड करते हैं, वो पूरा वर्डिक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा होता है जब आप पूरा डिसीजन जूरी जो है एक साथ लेता है, तो उस टाइम पे आप इट्स लगा सकते हैं। सिर्फ कलेक्टिव नाउन में ही ये चीज पॉसिबल है कि आप ह्यूमन को रेफर कर सकते हैं इट से। अदर देन दैट आप इट कभी भी ह्यूमंस के लिए नहीं लगाएंगे अगर आपका कलेक्टिव नाउन मेंशन नहीं है। अगर आपका कॉमन नाउन मेंशन है, अगर आपका प्रॉपर नाउन मेंशन है, ठीक है, ये सभी आपके ह्यूमंस के लिए यूज हो सकते हैं। तो दोनों ही चीजों में आप कभी भी इट नहीं लगाते हैं, सिर्फ कलेक्टिव नाउन में ही इट लगाएंगे अगर आपका पूरा कलेक्शन जो है वो एक साथ कोई काम कर रहा है। अगर वो एक साथ नहीं कर पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हो जाएगा, और उस डिवाइडेड मूवमेंट में जो उसका सेंटेंस अगर बनाना होगा तो उसमें आपका वर्ब यूज होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज होगा उनके लिए। ठीक है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देयर ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पर वर्ब भी लगेगा प्लूरल और यहाँ पर प्रोनाउन भी लगेगा प्लूरल के लिए। रूल नंबर 17 क्लियर सबको? Any doubt regarding rule number 17? Okay, so moving on to rule number 18.
रूल नंबर 18 ये कहता है कि अगर आपका प्रोनाउन जो है वो एक से ज्यादा पर्सन को रेफर करता है, पर्सन का मतलब नंबर ऑफ पीपल नहीं, पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन। 17 अगेन बता दूं, ओके दैट इज ऑल राइट, आई कैन टेल। रूल नंबर 17 ये कहता है कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, व्हेन अ प्रोनाउन रेफर टू अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर एंड इन द न्यूट्रल जेंडर, यानी कि जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ हो, ठीक है, जहां पर मेल फीमेल वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया हो। इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल, होल मतलब इकट्ठा, बट इट गिव्स एन आइडिया ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटी, द प्लूरल प्रोनाउन इज यूज। डिफरेंट आइडेंटिटी अगर दे रहा है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो ज्यूरी जो है ह्यूमन ही होंगे उसमें, तो सिर्फ इसी केस में ऐसा होता है कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो एक साथ इकट्ठा कोई काम करता है। ज्यूरी का मतलब ये नहीं होता है कि मान लीजिए अगर 12 मेंबर की ज्यूरी है तो उसमें हो सकता है कि 2 या 3 ऐसे लोग हों जो कह रहे हों कि नहीं इस आदमी ने चोरी नहीं की है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी विंस, तो वहां पर 10 या 9 ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उसने चोरी की है, ठीक है, तो उन्हीं की बात मानी जाएगी, ठीक है, मेजॉरिटी वाला ही डिसीजन फॉलो अप होगा। और उसके बाद कितने साल की उन्हें सजा देनी चाहिए या जो भी वो वर्डिक्ट रहेगा उसका, वो पूरा डिसीजन जो होगा वो साथ में मिलके वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उस केस में भी आपका जब एज अ होल डिसीजन, तो एज अ होल ही लिया जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तीनों ने अगर कह दिया कि वो उसने चोरी नहीं की है तो उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें भी चोरी में इंक्लूडेड ही रखा जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी विन हो जाएगा इस वजह से जो जितने मेजॉरिटी लोग जो कह रहे हैं वही डिसीजन उसी हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर जब एज अ होल, तो जब डिसीजन वहां पर सुनाया जाएगा तो डिसीजन ये बोला जाएगा कि पूरी जूरी ने ये डिसीजन साथ में मिलके लिया, ठीक है। कोई अनदर एग्जांपल दूं, ठीक है, अनदर एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मान लीजिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट मैच अगर हो रहा है, तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, फटाफट लिख के बताओ मुझे, क्रिकेट में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो 11 प्लेयर में मान लीजिए कि 7 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, ठीक है, और उनका उनमें से किसी का सेंचुरी बन गया, किसी का हाफ सेंचुरी बन गया, किसी ने 4 विकेट ले लिए, किसी ने पूरा ओवर पूरा 2 रन या 3 रन ही दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पूरे ओवरऑल टीम ने अच्छा खेला ना। जो 3 लोग हैं, ठीक है, हो सकता है 3 में से एक 0 पे आउट हो गया, 3 में से एक ऐसा है जिसने 2-3 कैच छोड़ दिए, या 3 में से एक ऐसा है जिसने चौके छक्के बहुत सारे दे दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ओवरऑल व्यू करेंगे उस टीम का किस तरह परफॉर्मेंस रहा, तो ओवरऑल क्या बोलेंगे कि आज हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। तो हमारी टीम ने अच्छा खेला, ये सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल बोल रहे हो, बता मुझे। यहाँ पर आपकी जो टीम है इसको आप सिंगुलर रेफर कर रहे हो या प्लूरल रेफर कर रहे हो? प्लूरल रेफर कर रहे हो। अभी भी डाउट हो रहा है? सिंगुलर रेफर कर रहे हैं उस टाइम जब आप अपनी टीम का जो स्टेटमेंट आएगा दैट इंडियन क्रिकेट टीम परफॉर्म्ड वेरी वेल, ये स्टेटमेंट में इंडियन टीम इज अ सिंगुलर यूनिट, ठीक है, उसे सिंगल यूनिट लिया जाएगा, उसे सिंगल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा, सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपका जो टीम है वो अच्छा खेली, इसका मतलब क्या है कि आपकी टीम वहां पर सिंगुलर यूनिट है, ठीक है। जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस लिखेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए वहां पर सिंगुलर यूनिट रेफर किया जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप सब डिफरेंट ओपिनियन का मतलब मैं बताती हूँ कि प्लूरल कब होगा, ठीक है। मान लीजिए नहीं, टीम हैज डिसाइडेड फॉर अ न्यू जर्सी और टीम हैज ट्राइड ऑन न्यू जर्सी, आर नहीं होगा यहाँ पर, आर नहीं होगा। पूरी टीम को नई जर्सी मिलेगी या पूरी टीम डिसाइड करेगी कि नई जर्सी कैसी आए, राइट।
कोई एक बंदा, कोई एक मेंबर या कोई 4 मेंबर नहीं डिसाइड करते, पूरी टीम मिलके डिसाइड करती है या पूरी टीम को दिया जाता है जर्सी। ठीक है, द न्यू जर्सीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द टीम मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टीम मेंबर्स का मतलब क्या हुआ कि नई जर्सी जो आती है ना, वो सिर्फ टीम मेंबर्स को ही नहीं मिलती है जो खेलते हैं, जो उनके मैनेजर्स होते हैं, जो उनके साथ फिजिशियंस जो जाते हैं उनके साथ, उन सभी को टीम की जर्सी मिलती है। दैट इज वाई अभी डिसाइड, अच्छा प्लान हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसी केस में मैं बता रही हूँ। जो टीम, यहाँ पर टीम मेंबर्स आ जाएगा बच्चे, अगर आपको डिसाइड करना है, यहाँ पर प्लूरल लिखना है ना, तो टीम मेंबर्स लिखिएगा। ठीक है, सिर्फ टीम नहीं लिखेंगे, टीम मेंबर्स लिखेंगे। टीम मेंबर्स आर डिसाइडिंग ऑन द न्यू जर्सी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि 11 प्लेयर में 11 में से 4 प्लेयर जो हैं वो कह रहे हैं कि नई जर्सी जो है उसमें 90% ब्लू रहना चाहिए। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट। ठीक है, 4 पर्सन कह रहे हैं कि 90% ब्लू रहना चाहिए। ठीक है, 3% ये कह रहे हैं कि 60% ब्लू रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी के जो 3% है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें किस तरह की जर्सी चाहिए। ठीक है, यस, टीम अगर लिखेंगे दैट विल बी फॉर सिंगुलर ओनली। ठीक है, अगर टीम मेंबर्स नहीं लिख रहे हैं तो वो टीम हमेशा सिंगुलर ही रेफर करती है, वो पूरी टीम के मेंबर को एक साथ रेफर करती है। ठीक है, तो इसी केस में मान लीजिए कि 4 मेंबर जो हैं उन्हें 90% ब्लू चाहिए, 3 मेंबर जो हैं उन्हें 60% ब्लू चाहिए, और बाकी के 3 मेंबर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दैट केस your team is divided in the opinion. ठीक है, तो टीम member और टीम had have not decided on the न्यू जर्सी। ठीक है, इस टीम में अगर आपको मान लीजिए टीम मेंबर नहीं लिखना है तो उसके लिए भी वहां पर प्रोनाउन लगा सकते हैं, इसके लिए भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। The team have not decided on the new jersey. This will be a statement. Have किसके लिए यूज होता है? Have हमेशा आपका प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर have लगाने का मतलब यही है कि आपका जो टीम है उसका ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, बहुत लोगों का मतलब मेजॉरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप टीम में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है। अब ये रूल सबको क्लियर हो गया, रूल नंबर 17, या अभी भी कोई है जिसको नहीं समझ में आया? Okay, so I'm not getting any response, so I think everyone has understood. ठीक है, जब क्लियर हो गया है तो हम मूव ऑन करते हैं। रूल नंबर 18 says that if we have 3 pronouns, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्टेटमेंट बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे स्टेटमेंट बोला गया है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सब सुन रहे हैं तो आप सब सेकंड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो हमारे कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड है, लेकिन ना तो वो बोल रहा है ना ही वो डायरेक्टली मेरा स्टेटमेंट सुन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इंडियन टीम के बारे में बात की, तो इस केस में इंडियन टीम जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देम बट वी आर नॉट टॉकिंग टू देम और दे आर नॉट टॉकिंग टू अस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर है सबको? डाउट है तो अभी पूछ लो। अगर ये तीनों आपके स्टेटमेंट में इकट्ठा रहते हैं तो जो सीक्वेंस रहता है आपका, जिस सीक्वेंस से आप सेंटेंस बनाएंगे, जनरल स्टेटमेंट में सेकेंड पर्सन हमेशा पहले आएगा, यानी कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो पर्सन हमेशा
उसके लिए जो प्रोनाउन लग रहा है वो सबसे आगे आएगा। थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने कॉन्वर्सेशन में किसी भी तरह, उसको आप सेकेंड पर्सन के बाद रखेंगे और खुद को हमेशा लास्ट में रखेंगे जनरल स्टेटमेंट में। जनरल यानी अकॉर्डिंग टू एनी कन्वर्सेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यू, हर एंड आई, मान लीजिए मेरी 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और मैं अपनी एक फ्रेंड को बारे में बात कर रही हूँ कि हमें तीनों को पार्टी में जाना चाहिए। तो यू, हर एंड आई शुड गो टू दिस पार्टी। यू मतलब जिसको मैंने ये स्टेटमेंट कहा, हर मतलब जो यहाँ कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट है बस, लेकिन सुन नहीं रही है डायरेक्टली, ना ही वो बोल रही है डायरेक्टली, और आई, ठीक है, मैं अपने बारे में। तो यू, हर एंड आई शुड गो टू द पार्टी। ये आपका सीक्वेंस है जनरल स्टेटमेंट के लिए। इफ योर स्टेटमेंट कंटेन्स मिस्टेक, फॉल्ट और सॉरी, अगर आपका जो स्टेटमेंट है उसमें आप मिस्टेक जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं, जो गलती आपने की है या किसका गलती है वो बता रहे हैं, या सॉरी बोल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका रूल जो है, रूल आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन पहले, यानी खुद को पहले रखना है, सेकेंड पर्सन जिससे आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एंड देन थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं या जो आपके कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखा है कि पहला जनरल आइडिया यानी कि प्रीत बच्चे आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, ही लिखा है, हिज नहीं, दैट इज ऑल राइट। वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट है बच्चे, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि वही लिखना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या स्टेटमेंट बोलना चाह रहे हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, यानी कि आपने काम पूरा कर दिया। ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी एडिशनली या एक्स्ट्रा नहीं गिवन है। जहां पर आप कोई कन्फेशन कर रहे हैं या फिर जहां पर आप कोई मिस्टेक है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो आई, यू एंड ही आर टू अप्रिशिएटेड। या फिर अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एक स्टेटमेंट है, आई, यू एंड ही आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, इफ यू वांट टू राइट डाउन आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। I, you and he are the one responsible for the mistake, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट दैट शुड बी इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन याद रखना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3 वाला सीक्वेंस तब रहेगा जब आपको सॉरी बोलना है, मिस्टेक के बारे में बताना है, या फिर कुछ कन्फेशन करना है। कन्फेशन मतलब गलतियों को बताना है, या कोई भी चीज जो आप किसी को कन्फेस कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं जो चीज किसी को आपने नहीं बताई। इट इज अ पॉजिटिव आइडिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, गलती ही की है ये जरूरी नहीं है। कन्फेशन का मतलब कि आपने कुछ एक्सप्रेस किया है किसी से जो आप किसी बाकी सबके सामने या किसी और के सामने नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई, अच्छा, ही, हिज और शी और हर कब यूज करेंगे? जब आप देखो यू और आई जो होता है ना, ही के जगह आप हिज यूज करते हो, कब यूज करते हो ही के जगह हिज। हिज आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। हिम यूज करते हो जब आपके उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपका, ठीक है। तो यू जो होता है, यू तीनों के लिए सेम होता है, ठीक है। यू के लिए आपका कोई भी अलग से पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। यस जया। मैम अगर 2 ही पर्सन रहे तो 2 ही पर्सन रहेगा तो जैसे जिस सीक्वेंस में है
उस सीक्वेंस में ही रहेगा। मान लो ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, तो यू एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। और अगर आपको कन्फेशन करना है तो आई एंड यू आर टू बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। मान लो यू नहीं है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के ही बारे में बोल रहे हो, तो आई एंड ही आर टू बी अप्रिशिएटेड एंड ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। सीक्वेंस बस सेम रहना चाहिए, ओके मैम। ठीक है। यस, तो आपका जो पोजेसिव प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपका पोजेसिव प्रोनाउन है तो उस पोजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आप सभी सीक्वेंस में डालेंगे, ठीक है। यू जो होता है, यू किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होता है, ठीक है। यू आपका योर्स हो सकता है, यू योर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हिज और हर में, ठीक है, उस सिचुएशन में आपका सभी उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। मैंने वहां पर आई और यू के साथ हिज यूज कर दिया था, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। मी के साथ आप यूज कर सकते हैं उसको, योर के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी फॉर्मेट में रहेगा, तीनों सेम फॉर्मेट में रह सकता है और तीनों सीक्वेंस में रहेगा। बस यही चीज आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है, कि ये जो सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। हाँ, ये सीक्वेंस आपका सेम रहना चाहिए और सेम फॉर्मेट में तीनों रहने चाहिए, ठीक है। अभी भी कोई डाउट रूल नंबर 18 के बारे में, तो यू कैन आस्क मी। यस अंकुर। 10 बार उठाएंगे तो मैम उठेगा, बोलेगा क्लास स्टार्ट हो गया मैम, है। as the example shown, you, he and I उठा have लो, finished the work. बैठो। Here have is used, and in second one, are you and he are to be appreciated. Here are is used. Then we can use in second one, are you and he have to be appreciated, because three persons are there. नहीं, हैव आपका इसलिए यूज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर 3 पर्सन यूज हुए हैं। हैव आपका यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हैव फिनिश्ड होता है कि आपने काम कर दिया, वो आपका स्ट्रक्चर होता है। आर टू बी अप्रिशिएटेड और आर टू अप्रिशिएट जो है, यहाँ पर आर जो है, हैव आर जो भी यूज होगा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। जो भी यूज होगा, जो भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, और उसे प्लूरल फॉर्म में ही रहना चाहिए, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट में हैव भी प्लूरल के लिए यूज होता है, आर भी प्लूरल के लिए यूज होता है, तो अकॉर्डिंगली आपका वही स्ट्रक्चर उसी टाइम में यूज होगा। ओके Okay, ma'am. ओके, so rule number 19 says, let's finish it quickly, ताकि 20 तक अगर हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर इसके आगे वाले क्लास में we will be finished with all the rules. तो रूल नंबर 19 says कि जहां आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर जहां पर रहता है, वहां पर आपका सम जैसे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। जहां पर आपका क्वेश्चन या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है, उस केस में एनी वर्ड यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बाय सम मैंगोज, ये अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। आई शैल नॉट बाय एनी मैंगोज, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और हैव यू बॉट एनी मैंगोज, ये इंटेरोगेटिव में है। इफ आई एम सेइंग कि आई सम से अगर और कोई अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने हैं, तो लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। सम से आपका और एग्जांपल बन सकता है जैसे कि there are some solutions for your problem, ठीक है। I can suggest some solutions for your problem. तो जहां पर अफर्मेटिव है ये सेंटेंस, पॉजिटिव वे में जा रहा है। नेगेटिव मतलब कि I don't have any solution for your problem, ठीक है। या फिर क्वेश्चन मतलब have you any solution for this problem, ठीक है। तो यानी कि अगर नेगेटिव रहेगा या फिर आपका इंटेरोगेटिव रहेगा, तो उस केस में क्या रहेगा, एनी यूज होगा। अगर आपका अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहां पर सम यूज होगा। नाउ इन सम केसेस जहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज की, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो रिक्वेस्ट में फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में आपको सम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल हो सकता है कि विल यू प्लीज गिव मी सम
some options or will you give me please give me some days to think about, जहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर में आप सम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन है जहां पर रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, जहां पर आपका किसी चीज का आप प्लीज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप एनी यूज करेंगे। एनी डाउट इन दिस 19 रूल में? कोई डाउट? इसका और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इफ यू वांट टू फॉर्म एनी अदर एग्जाम्पल। Okay, since you have understood, let's move on to last rule, rule number 20. इसके बाद we will end this, ठीक है। Rule number 20 says कि we use a word. Few कब यूज करते हैं? Few तब यूज करते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा नहीं, few means not many or we can say almost nothing. जब आपके पास कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा है, ठीक है, ना के बराबर है, उस केस में आप few यूज करते हैं। जब आपका a few कब यूज करते हैं, ठीक है, a few कब यूज करते हैं, तब a few आपका तब यूज होता है जब आपका some at least, जब आपके पास कुछ तो है। ये स्टेटमेंट जब आपको लाना है अपने स्टेटमेंट में, ये मीनिंग लाना है कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो है, उस सिचुएशन में आप a few यूज करते हैं। द फ्यू आप कब यूज करते हैं? द फ्यू आप तब यूज करते हैं जब आपके पास बचा कुछ है, जो भी है वो रेफर कर रहे हैं, तब आप द फ्यू यूज करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। देयर आर फ्यू रूल्स दैट आर लेफ्ट आफ्टर व्हिच वी विल बी एबल टू फिनिश दिस टॉपिक। इसका मतलब कि थोड़ा सा बस बचा है, उसके बाद बस खत्म ही होने वाला है, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। उसके बाद अ फ्यू कब यूज करेंगे? अ फ्यू तब यूज करेंगे कि you don't have to be mean to me, at least you don't have to be mean to me a few things, I do have a few things, ठीक है। इसका मतलब कि तुम्हें मेरे प्रति मीन होने की जरूरत नहीं है, मुझसे रूड होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एटलीस्ट कुछ चीजें हैं। आई हैव अ फ्यू ऑप्शंस दैट वी कैन कंसिडर। इसका मतलब एटलीस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हम जिसके बारे में सोच सकते हैं। एटलीस्ट जहां पर आपका ऑप्शन आ जाता है, उस केस में आपको अ फ्यू लगाना है सेंटेंस में। द फ्यू का कोई स्टेटमेंट अगर होगा तो देयर आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट इन द असाइनमेंट will be completed till the end of this day and I will submit you। मतलब जितने बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आज के आज खत्म करके आपको असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा, ठीक है। एनी डाउट रिलेटेड दिस? रूल नंबर 20 में कोई भी डाउट रिलेटेड है आपका? यस आनंद। मैम द फ्यू का यूजेस वो फिर से दीजिए मैम। द फ्यू का यूज आपका तब होगा जब आपका कुछ बिल्कुल थोड़ा बहुत बचा कुचा है, ठीक है, जैसे कि बस 2 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट सबमिट करने वाला हूँ। तो यही स्टेटमेंट मैंने जो इंग्लिश में बोला था, द फ्यू क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट आई विल फिनिश टुडे इटसेल्फ एंड सबमिट द असाइनमेंट, ठीक है। मतलब एकदम बचा कुचा थोड़ा सा कुछ बचा है बस। ओ अच्छा ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? दोबारा एक्सप्लेन कर दे। दोबारा यही चीज है बच्चे कि आपका फ्यू कब यूज करना है, अ फ्यू कब यूज करना है और द फ्यू कब यूज करना है। यही आपका स्टेटमेंट है कि यहाँ पर किस चीज को आपको यूज करना है। और वन मोर थिंग, ये सारी चीजें आपके नंबर को डोनेट करती हैं, यानी कि कितना नंबर है आपका, कितना नंबर ऑफ थिंग्स है आपके पास, ये डोनेट कर रही है, या कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बचा है, या कितना नंबर ऑफ solution है। मतलब number of something it is donated by all these 3 phrases। few आपका तब यूज होगा जब आपके पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है।
few of the people that were left after the disaster went to migrated from this place. ठीक है, मतलब जितने थोड़े बहुत ना के बराबर लोग बचे थे डिजास्टर के बाद, वो भी यहाँ से माइग्रेट कर लिए. ठीक है, अ फ्यू कहाँ पर यूज होगा? जहाँ पर आपको पॉजिटिवनेस दिखाना है थोड़ा सा. ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा भी पॉजिटिवनेस, जैसे कि आधा ग्लास भरा हुआ और खाली हुआ जो पॉजिटिविटी होती है, तो भरा हुआ जहाँ पर आपको दिख रहा है आधा ग्लास, तो कुछ पॉजिटिविटी है, वहां पर आपको अ फ्यू लगाना है. ठीक है, there are a few option, there are few I believe we have a few options to which you can migrate. जैसे कि वहाँ डिजास्टर के बाद जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं जहाँ पर आप माइग्रेट करके जा सकते हैं. तो वहाँ पर पॉजिटिव सेंस हो गया, और वहाँ पर अ फ्यू यूज होने का मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पर आप माइग्रेट करके जा सकते हैं. द फ्यू का मतलब क्या हो गया? द फ्यू का मतलब जो भी वहाँ पर whatever is present there. ठीक है, the few bodies that were left in the field after the disaster were taken to the hospital. ठीक है, जो भी बचा कुचा कुछ वहां पर बॉडीज बचा था डिजास्टर के बाद, उन्हें भी हॉस्पिटल लेके चला गया. ठीक है, हम हॉस्पिटल में ट्रांसफर लेके चले गए उन लोगों को. एम आई क्लियर नाउ? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी? इफ यू वांट आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल. ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसके कुछ और एग्जांपल ले आएंगे, उसके बाद वी विल क्लियर दैट अप. ठीक है, यस सेतु बोलिए. Yes, ma'am. I have a doubt regarding rule number 19. What if the 19. sentence is interrogative, negative, both? What if the statement is both interrogative and negative? Then you will using any. तब आप any ही यूज करोगे. Any. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके ओके. एनीवन एल्स? और कोई स्टूडेंट था जिसने हैंड रेज किया था? यस कृतिका. मैम मैं कह रही हूँ, मैं हम दोनों भाई बहन एक साथ क्लास कर रहे थे उस दिन, आपको बताया अटेंडेंस. हाँ हाँ ठीक है. हाँ यू कैन. मैम एक्चुअली कैमरा ऑन. नहीं, टेल हिम टू राइट हिज रोल नंबर. टेल हिम टू राइट हिज रोल नंबर. आप अपने आईडी से 37 मैम. रोल नंबर लिख, चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे दैट ही हैज अटेंडेड द क्लास. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके ओके. Yes, anyone else who is having any doubt? Okay, then let me just take the attendance and then we can end this class. And next class फिर हमारा end हो जाएगा, तो उसके बाद मैं ये फाइल आपको सेंड कर दूंगी. उसके बाद you will be writing जो भी आपका यहाँ पर रूल्स गिवन है. एक दिन हमारा, उसके बाद जब मैं फाइल भेज दूंगी उसके बाद एक दिन हम लोग पूरा 1 घंटा इसी में लगाएंगे कि आपको जो भी डाउट रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा 1 घंटा का पूरा नेक्स्ट डे. और इस पीडीएफ में आपको कुछ एक्सरसाइज भी मिलेंगे. जो आपका ये रूल्स हैं इनके नीचे कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, और ये एक्सरसाइजेस जो हैं आपको करके लाने होंगे. दिस विल बी योर असाइनमेंट, मंथली असाइनमेंट. ठीक है, ये आपका एज अ मंथली असाइनमेंट काम करेगा. तो यू विल हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर आउट हो गया है. तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.